दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके एक चैनल सोशल बिकू पे। आज का ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है अपडेट्स और काफ़ी इम्पोर्टेंट जो क्रियान्वयन है, साथ साथ जो इम्पोर्टेंट्स पोस्ट्स हैं जो कि महत्वपूर्ण है, जो कि आप लोगों को जानना चाहिए, जो कि आप लोगों के साथ साझा किया जाना चाहिए। मैं समझता हूँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट हम आप लोग के चुनिंदा कुछ पोस्ट लेके आए हैं, जो कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे कवर करने वाला हूँ। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी नॉलेजेबल है, तो वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा ताकि पूरा और सटीक इन्फॉर्मेशन आप सभी को प्राप्त हो सके। कुछ महत्वपूर्ण है, हालांकि बताता चलो कि यह ईपीएफ और ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट इसमें प्रगति आप देखने को मिलेगा। तो व्हेन विल गेट बेनिफिट ऑफ पेंशन और हायर वेजेस इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ 26(6) ऑफ ईपीएफ एंड द एमपी एक्ट 1952 एंड 11(3) ऑफ ईपीएस 95। हमें कब बेनिफिट मिलने वाला है अधिक पेंशन का, यानी हायर पेंशन का, ज़्यादा पेंशन का, जो कि प्रोविज़न है 26(6) में ईपीएफ के और एमपी एक्ट है 1952 के, 11(13) में ईपीएस 95 के, 11(3) में ये सब पारा है, जिसमें ये चीज़ बाकायदा मेंशन किया गया है कि जिस तरह से महंगाई बढ़ेगा, जिस तरह से सिचुएशन बढ़ेगा, पेंशन्स को रिवीजन किया जाना चाहिए। पेंशनर्स को जो पेंशन मिल रहा है उसके ऊपर रिवीजन करके सरकार उनको अप्रोप्रिएट उस दौर के हिसाब से पेंशन दे, जिससे कि वो सस्टेन कर सके, जिससे कि वो अपने लाइफ को अच्छी तरीके से सर्वाइव कर सके, वो अपने समय को अच्छी तरीके से काट सके। लेकिन ये पारा है, जैसे पारा देख पा रहे हैं यहाँ पर 26(6) है, 11(3) है ईपीएस के, और एमपी एक्ट 1952, इन सब के बावजूद भी ये चीज़ नहीं है। इट इज़ एक्सपीरियंस दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट और ईपीएफओ आर डिनियल मूड एंड ट्राइंग टू नेगेट ऑल ऑर्डर्स ऑफ कोर्ट। और यह जो है महसूस किया जा रहा है कि जो ईपीएफ है, या हम बात कर लेते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट है, दोनों एक ही, चूँकि सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में ही अंडर ही ईपीएफओ आता है, तो दोनों लोग ऐसा है इस मूड में है कि वो कोर्ट के ऑर्डर को, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ऑर्डर किया था जिसमें कि हाई पेंशन की बात की गई थी, उसको डिक्लेन कर रहे हैं, उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। दे आर डूइंग रिसर्च हाउ वायलेट द ईपीएस 95 एक्ट। वो रिसर्च कर रहे हैं कि किस तरह से हम ईपीएस 95 एक्ट को वायलेट कर सके, यानी तोड़ मरोड़ के या फिर हटा सके या मॉडिफाई कर सके। सिंस दिस स्कीम इज़ फॉर द वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयर्स, यह जो है वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयर्स के लिए ये स्कीम, द सेम कैन नॉट बी वायलेट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो कि अब यह जो है कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए भी इसे वायलेट नहीं किया सकता। बट नाउ ईपीएफओ डिफीट the main objects of the scheme by so many amendments against the welfare of employees। तो ईपीएफओ द्वारा कई सारे जो है इसके अगेंस्ट जो है लाया गया है। आप सभी को पता है कि ईपीएफओ ने रिव्यू पिटिशन दायर किया हुआ है, तमाम तरह के इस तरह के हथकंडे जो है ईपीएफओ के द्वारा किया गया है, जो कि पेंशनर्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ईपीएफओ लेटर 31 मई 2017 का जो लेटर है, wherein it decided that the pensioners to deprive the benefit to some of definitely violation of Article 14। तो यहाँ पर आर्टिकल जो 14 है उसका पूरी तरह से यह जो है वायलेशन है, उसका खंडन है। यानी एक तरह से जो ईपीएफओ के 31/5/17 के जो लेटर है उससे ये क्लियर हो जाता है कि यह आर्टिकल 14 का खंडन है, जिसमें बात किया गया है इक्वलिटी की। हर जगह इक्वलिटी होनी चाहिए, चाहे वह समाज में हो, सोसाइटी में हो, या फिर जेंडर में हो, या किसी भी प्रकार किसी भी सोसाइटी की बात की गई है, उन सभी में बात की जा रही है यहाँ पर इक्वलिटी की। और जो कि आप सभी को पता है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 14 में यह चीज़ बताया गया है इक्वलिटी की। हालांकि आप सभी को जैसा कि पता है, जिस समय सीएए लागू किया गया था भारत में, जिस समय सीएए का बिल आया था, अमेंडमेंट अब चूँकि बन चुका है, जिस समय सीएए का बिल लाया गया था, तो जितनी भी विपक्षी पार्टियाँ थी वो सभी आर्टिकल 14 की बात कर रही थी उस समय, जिसमें कि बात की गई थी समानता की। और वही बात आर्टिकल यहाँ पर भी, इस आर्टिकल का वायलेशन हो रहा है जब पेंशनर्स की यहाँ पर समानता की बात की जा रही है। और इसमें जो पेंशनर्स का यही आर्टिकल है जिसको कि वायलेट किया जा रहा है। रिसेंटली इन द सुप्रीम कोर्ट डेट 6/2/20, the attorney general on the behalf of central government EPFO stated that there will be loss of 15 lakh crores to the government of India by providing higher pension, which is highly exaggerated। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि 15 लाख करोड़ रुपए का जो है इन्वेस्टमेंट है सरकार के जरिए, अगर आप हाई पेंशन देते हैं, सुप्रीम कोर्ट की बात को मानते हैं, लॉ ऑफ इक्वलिटी की बात करते हैं, तो सरकार के ऊपर बजट आने वाला है। सबसे बड़ी बात है कि यही 15 लाख करोड़ रुपए का जो बजट आ रहा है, जिस वजह से ये चीज़ आगे पीछे की जा रही है सरकार के जरिए। एज पर द प्रोविजन 3(2) of EPS 95, contributions of central government is only 1.16% on the limited salary।
तो यहाँ पर समझ सकते हैं प्रोविजन जो है 3(2) में बताया गया ईपीएस कंट्रीब्यूशन सेंट्रल गवर्नमेंट का 1.16 है सिर्फ। Hence, it is not understood regarding the financial burden on central government. The extra money may be met from the EPFO fund. तो यहाँ पर यह जो है ये समझ में नहीं आ रहा है जो कि EPFO का प्लान है, आप कह सकते हो जो भी फंड की बात की जा रही है, लेकिन जो प्रोसेस था उसके जरिए यह समझ में आता है कि EPFO के पास फंड की जो है कमी नहीं है। It is learned from 370 into 120 approximately 24,300 pensions have opted for higher pension and the EPFO have revised their pension। और करीब जो है 2400 यानी 2,24,300 पेंशनर्स जिनका की पेंशन जो है रिवाइज किया गया है। Hence EPFO कैन ड्राइव द एक्चुअल एस्टिमेटेड कॉस्ट टॉवर्ड द हायर पेंशन। तो EPFO जो है ड्राइव कर सकता है जो हायर पेंशन के ऊपर अगर EPFO चाहे तो। व्हाट अबाउट करप्ट फंड एज पर द कैग रिपोर्ट 31/3/2015 सरप्लस वाज 30,806 करोड़ 0.38 करोड़ रुपीज़ था। बहुत सारे यहाँ पर बात आप समझ रहे हैं कि बहुत चीज़ें यहाँ पर बताई गई है। ये वो स्कीम्स है जिसके ज़रिए सरकार को और फंड जो EPFO को प्राप्त हुआ, जिसमें कैग रिपोर्ट थी की बात की जा रही है। और 31/20 को सुप्रीम कोर्ट के फंड अवेलेबल के बारे में बात की जाए। अनक्लेम्ड जो मनी है करीब 60,000 करोड़ रुपए है। इन सभी को आप देखें, अगर आप चाहें तो पेंशन को हायर पेंशन की जा सकती है। यहाँ पर कुछ जो है रिपोर्ट साझा किया गया, जैसे कि आपने देखा कैग रिपोर्ट की बात की गई, ये अमाउंट हो गया, ये अमाउंट हो गया। अब बात की जा रही है ये सब अमाउंट है, इन सब अमाउंट का कोई हिसाब नहीं है कि ये सब पैसे कहाँ गए। और यहाँ पर अनक्लेम्ड मनी की बात की जा रही है। अनक्लेम्ड मनी 60,000 करोड़ रुपए है, जो कि आपको बता दें कि कुछ लोग जो है जिन्होंने इस अमाउंट को लिया नहीं है, यानी उन्होंने जमा तो किया पर उसका वो जो है यूज़ नहीं किए हैं। अनक्लेम्ड मनी है जो कि काफ़ी लंबे समय से पड़ा हुआ है, इसका भी फंड का यूज़ किया जा सकता है। अब यहाँ पर एक बात कही गई है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। देयर प्रेजेंटेशन शुड बी ट्रांसपेरेंट। इनकी जो प्रेजेंटेशन है यह क्लियर होना चाहिए कि जो पेमेंट है, जो अमाउंट है, वो कहाँ जा रही है। फर्दर फ्रॉम आवर मनी दे आर इंगेजिंग सीनियर एडवोकेट्स इन डिफरेंट कोर्ट्स। तो यहाँ पर है हमारी मनी के लिए ही सीनियर एडवोकेट्स को EPFO के जरिए जो इंट्रोड्यूस किया जा रहा है कोर्ट्स में। ऑल ऑफिशियल सैलरीज एंड अदर इस्टेब्लिशमेंट चार्जेस हैव बीन मेट आउट of our fund but they are enjoying all service benefit as per the central government। और यहाँ पर जो है सारे जो भी सुविधाएं EPFO के मेंबर्स एम्प्लॉयज़ को मिल रही है वो हमारे पैसे से मिले, बट वो सेंट्रल गवर्नमेंट की सुविधाओं की तरह ही सब कुछ ले रहे हैं। Our hope is only on judgment of 3 judges bench Supreme Court as per the central government advocating against higher pension। तो हमारी जो उम्मीद है वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के ऊपर है, जो कि आप सभी को मैंने अपडेट दे रखा है कि 3 जजों की एक न्याय जो है बेंच की जो बैठक है, 3 जजों का जो है बेंच का सुप्रीम कोर्ट में अब इसके ऊपर सुनवाई की जाएगी। उसके बाद ही इस पर कुछ उम्मीद बनता है कि सरकार और संस्थाएं इसके ऊपर कुछ एक्शन ले सकती हैं। दोस्तों बढ़ेंगे आगे, एक और ही एक काफ़ी महत्वपूर्ण पोस्ट है जो कि मुरुगन जी द्वारा है, और वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट मुझे लगता है कि आप लोगों के साथ साझा किया जाना चाहिए, क्योंकि यह पोस्ट जानने काफ़ी पेंशनर्स के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। ये कुछ जो बुद्धिजीवी वर्ग होते हैं जो कि फैक्ट को एनालिसिस करके लोग बाहर लेके आते रहते हैं, उसको पब्लिक के साथ साझा करते हैं, वह फैक्ट्स मैं आप लोगों के साथ साझा करता हूं। जैसा कि मैंने पिछले आपने कुछ क्षण पहले देखा कि किस तरह से कुछ जो अनक्लेम्ड अमाउंट थे, ये सब अमाउंट, तो ये जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं वो लोग उसके ऊपर रिसर्च करते हैं, उसको स्टडी करते हैं और ये बात करते हैं, जो कि मैं आप लोगों के साथ साझा करता हूँ। मैं समझता हूँ कि सभी के लिए जानना काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। The EPS 95 pensioners are the poorest class in India. Even OAP pensioners get the 15,000। आप समझ सकते हैं, विदाउट एनी कंट्रीब्यूशन, यानी जो वृद्धा पेंशन की बात की जा रही है, ओल्ड एज पेंशन, बिना किसी कंट्रीब्यूशन को उन्हें 1,500 रुपये मिल रहा है, बट कंट्रीब्यूट करने के बाद भी जो EPS पेंशनर्स हैं उन्हें उस अमाउंट पे नहीं मिल रहा है। We are private sector and PSU sector employees getting merged pension below 1,000 rupees. We have contributed to the nation. Our service raised to the country's GDP and growth of economy. We are uncared by the government and ex-employer or the institutions.
Supreme Court is also keeping such cases in cool storage. In this junctures, we appeal to enhance the EPF pension to the minimum pension 6,000 plus DA without any fail. मोदी जी will consider this request. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुद्दा यहाँ पर समझने वाली बात जो आपको बता दूं कि यहाँ पर कंपेयर किया जा रहा है उन पेंशनर्स की जिनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, यानी सरकार के द्वारा अच्छे स्कीम है। वृद्धा पेंशन की बात की जाए तो एक अच्छा स्कीम है जो कि लागू रहते कंटिन्यू रहना चाहिए। बट यहाँ पर समझने वाली बात है कि जो लोगों के द्वारा, जो पेंशनर्स हैं जिनके द्वारा कंट्रीब्यूट किया गया है, उन्हें 1,500 रुपये नहीं दिया जा रहा, उन्हें 1,000 रुपये से भी कम मिल रहा है। और बाकी अन्य लोगों को इस तरह की सहूलियत देना चाहिए। यहाँ पर बात की जा रही है इक्वलिटी की, और सरकार को इसके ऊपर विचार करना चाहिए कि जो पेंशनर्स हैं, EPS पेंशनर्स, इसके ऊपर भी जल्द से जल्द एक्शन लेके और ये मुद्दे को सॉल्व करके कम से कम जो है 6,000 रुपये पेंशन किया जाना चाहिए। आप क्या राय रखते हैं इस वीडियो के ऊपर? अपने राय अवश्य ही कमेंट में दीजिएगा। शेयर नहीं किया तो अधिक से अधिक लोगों तक हर ग्रुप में दोस्तों शेयर कर दीजिएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।